हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर और हम यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर वन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और पेपर वन में यूनिट वन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका लेक्चर 10 है। और इस लेक्चर 10 में हम शिक्षण विधियों को देख रहे हैं। शिक्षण विधियों में मैंने पहले लेक्चर में आगमन विधि, निगमन विधि बता दिया। उसके बाद संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सभी विधियों को मैं इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदर्शन विधि के बारे में, टीम टीचिंग विधि, ग्रुप टीचिंग मेथड, फ्लिप्ड टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग, प्रस्तुतिकरण विधि और मूल्यांकन विधि। इन तमाम विधियों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन विधियों में अंतर है और किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया के संचालन के दौरान इन विधियों के माध्यम से किसी भी शिक्षण समस्या का समाधान किया जाता है। चलिए फिर जानते हैं कि ये सभी शिक्षण विधियां किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया को संचालन करने में अपनी भूमिका निभाती हैं। इन विधियों को शुरू करने से पहले मैं शिक्षण विधियों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जब छात्र की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न विषय वस्तुओं को, विभिन्न सूचनाओं को, विभिन्न सामग्रियों को जिस भी तरीके से पढ़ाता है, समझाता है, उन तरीकों को ही शिक्षण विधियां कहते हैं। इस तरह से आपने जाना कि जो शिक्षण विधियां होती हैं वो छात्र की समस्या के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक होती हैं, तरीके होते हैं, जिसके माध्यम से इन विधियों को अपनाने के बाद जो शिक्षक होता है वो छात्र की समस्या का समाधान कर देता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रदर्शन विधि के माध्यम से किस तरह से छात्र की समस्या का समाधान किया जाता है और किस तरह से छात्र की समस्या का समाधान यहाँ पर करके शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में जब कभी छात्र की समस्या का समाधान करने के लिए कोई शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के तथ्यों, विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं को करके दिखलाता है, करके सिखलाता है और तब इसके अंतर्गत व्याख्यान विधि का प्रयोग भी करता है, तो उसे ही प्रदर्शन विधि कहा जाता है। इस तरह से प्रदर्शन विधि में जो शिक्षक होता है समस्या समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को, वस्तुओं को यहाँ पर करके दिखलाता है, सिखाता है। इसके साथ साथ इसमें व्याख्यान विधि को भी ऐड कर लेता है और इसके बाद इन चीजों को समझाने का प्रयत्न करे तो उसे ही प्रदर्शन विधि कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि एक साइंस का टीचर है और जो साइंस का टीचर है वो पहले थ्योरी पढ़ाता है, तो थ्योरी पढ़ाने के उसमें आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स होता है वो उसे अच्छे से समझ नहीं पाता, लेकिन अगर उसी चीज को प्रैक्टिकल लैब में ले जाकर उसको प्रैक्टिकल करवाए तो बच्चे को आसानी से वो चीजें समझ में आ जाती हैं। तो इस तरह से साइंस का टीचर अगर प्रैक्टिकल के माध्यम से चीजों को सिखाए तो वो चीज जो है स्टूडेंट आसानी से सीख जाता है। इस तरह से प्रदर्शन विधि में चीजों को प्रदर्शित करके सिखाने की बात की जाती है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण आप देखें तो जो डांस टीचर है, अगर डांस टीचर बोलता रहे कि ऐसे ऐसे डांस कीजिए, ऐसे डांस के स्टेप होते हैं, तो क्या कोई स्टूडेंट सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए डांस टीचर जो है वो डांस के स्टेप्स खुद करके दिखाता है, खुद करके सिखाता है, जिससे छात्र की समस्या का समाधान हो जाता है। इस तरह से प्रदर्शन विधि में जो शिक्षक होता है वो खुद चीजों को करके दिखलाता है, करके सिखाता है, साथ ही व्याख्यान विधि का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर इस तरीके से कोई शिक्षक किसी छात्र की समस्या का समाधान करता है तो उसे हम प्रदर्शन विधि कहते हैं। प्रदर्शन विधि में आप देखेंगे कि जो शिक्षक होता है उसका अनुभवी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर शिक्षक अनुभवी नहीं है तो उन चीजों को सही से करके नहीं सिखा पाएगा। इस तरह से शिक्षक का यहाँ पर अनुभवी होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखें कि जहाँ पर कहीं आपको अनुभव शब्द दिखाई दे, अनुभव की बात दिखाई दे, तो आपको अगर मैचिंग का ऑप्शन आता है तो प्रदर्शन विधि के साथ इसको मैच कर देना है। दोस्तों, प्रदर्शन विधि जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो साथ ही आप देखेंगे कि जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि की जो कमियां हैं उसको प्रदर्शन विधि जो है दूर कर देता है। और इस तरह से व्याख्यान विधि की कमियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
इस तरह से प्रदर्शन विधि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदर्शन विधि में शिक्षक छात्र की समस्या करता है और समस्या का करने के लिए वो उन चीजों को खुद करके सिखाता है, उसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग भी कर लेता है। और जैसे कि आप देखेंगे कि जो डांस टीचर है या फिर सिंगर है, जैसे कि साइंस टीचर है वो प्रैक्टिकल करके सिखाता है, डांस टीचर डांस करके सिखाता है, म्यूजिक टीचर गाकर सिखाता है, जिससे बच्चे को आसानी से सीखने में मदद मिलती है। इसमें शिक्षक का अनुभवी होना बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है और व्याख्यान विधि की कमियों को दूर करने के लिए ही प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम अब हम अगली विधि के बारे में जानेंगे जो कि ग्रुप टीचिंग मेथड है। ग्रुप टीचिंग मेथड और यहाँ पर आप देखेंगे टीम टीचिंग मेथड। इनमें जो हिंदी नाम है वो दोनों का सेम होता है, इसलिए आप इनको इंग्लिश में ही याद रखें। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप टीचिंग की। और ग्रुप टीचिंग में जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होता है एक होता है, शिक्षण प्रक्रिया में जहाँ शिक्षक एक हो और छात्र अनेक हो उसे ग्रुप टीचिंग कहते हैं। यह विधि छात्र केंद्रित विधि होती है। इस तरह से जहां शिक्षक एक हो छात्र अनेक हो वो ग्रुप टीचिंग कहलाती है, ये छात्र केंद्रित विधि कहलाती है होती है। अगर आप इसी का अपोजिट कर देते हैं तो वो टीम टीचिंग मेथड कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शिक्षक है वो अनेक होते हैं, लेकिन ग्रुप टीचिंग में आपने देखा जो शिक्षक है वो एक है। यहाँ पर शिक्षक अनेक होते हैं। यहाँ पर शिक्षक अनेक होने के साथ साथ यहाँ पर जो शिक्षक है वो अपने विभिन्न विषयों में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग विषयों के अलग अलग टीचर होते हैं जो कि अपने अपने विषय में एक्सपर्ट होते हैं। छात्र जो है यहाँ पर एक होता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो छात्र की कंडीशन है वो अनेक ही होते हैं। यहाँ पर छात्र एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे जो छात्र चाहे एक हो या दो हो या 100 हो, लेकिन जो टीचर होते हैं वो अनेक ही होते हैं। अलग अलग विषयों के अलग अलग टीचर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इस तरह से जहाँ पर शिक्षक अनेक होते हैं, छात्र एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसे टीम टीचिंग कहा जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि वर्तमान समय में छात्रों की समस्या का समाधान करने के लिए अनेक परिवर्तनशील विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जब कभी दो या दो से अधिक शिक्षक एक साथ इसी कक्षा में मिलकर पढ़ाते हैं या छात्र की समस्या का समाधान करते हैं तो उसे ही टीम टीचिंग मेथड कहा जाता है। एक उदाहरण के रूप में आप मान सकते हैं कि यूजीसी एनटीए नेट में आप सिलेबस देखेंगे 1 to 10 तक यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो हो सकता है किसी टीचर को एक यूनिट 1 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे रिगार्डिंग उसको अच्छी नॉलेज हो और 2 में जो है किसी अन्य टीचर की नॉलेज उसकी अच्छी हो, इसी तरह से कम्युनिकेशन में किसी और टीचर की नॉलेज अच्छी हो, यानी कि हर एक यूनिट के एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पर टीचिंग कराई जाए या कराई जाती है, जिसे टीम टीचिंग मेथड कहा जाता है। टीम टीचिंग मेथड में यदि आप देखेंगे तो इस विधि के माध्यम से तकनीकों का और उपकरणों का उचित प्रयोग किया जाता है। इस साथ ही इसके द्वारा गुणात्मक सुधार भी किए जाते हैं, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में आप देखेंगे इसके माध्यम से गुणात्मक सुधार भी सुनिश्चित किए जाते हैं। टीम टीचिंग मेथड में आप देखेंगे इसमें उच्च कोटि अनुबंधन की विशेषता पाई जाती है। उच्च कोटि अनुबंधन जो सिद्धांत है इवान पालवाल के द्वारा दिया गया है, जो कि मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से सिद्धांत और उसके प्रतिपादक, यानी कि एक तरफ सिद्धांत और एक तरफ उसके जन्मदाता प्रतिपादक बताया हुआ है। तो आप उन सभी चीजों को भी ध्यान से याद रखें क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उच्च कोटि अनुबंधन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि जिस विषय पर शिक्षक कमजोर हो उस विषय के लिए अन्य शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना, यानी कि हर एक यूनिट हर एक टॉपिक के ऊपर जो उसका एक्सपर्ट है उसके द्वारा जब शिक्षित किया जाता है पढ़ाया जाता है तो उसे ही उच्च कोटि अनुबंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टीम टीचिंग में भी हर एक यूनिट के अलग अलग एक्सपर्टीज होते हैं और उनके माध्यम से जो है चीजों को समझाया जाता है पढ़ाया जाता है, जिससे गुणात्मक सुधार होता है।
इसी के साथ ही यहाँ पर टीम टीचिंग मेथड में जो तकनीकें हैं, उपकरण हैं, इनका भी उचित प्रयोग यहाँ पर कर लिया जाता है। टीम टीचिंग की अपनी विशेषताओं के होने के बावजूद भी इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि इस विधि में अधिक शिक्षकों की जरूरत होती है, क्योंकि आपने देखा कि अलग अलग यूनिट, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग टीचरों की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण से इसमें कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी हो सकता है कि जो टीचर है वो ना मिल पाए, या फिर टीचर के मध्य तालमेल ना बैठे। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं जो कि टीम टीचिंग मेथड्स को आलोचना के कटघरे में खड़ी करती हैं। अब हम जानेंगे फ्लिप्ड टीचिंग मेथड। फ्लिप्ड टीचिंग मेथड जो है, इससे क्वेश्चन आता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया में जब कभी कोई शिक्षक कुछ भी पढ़ाता नहीं है, सिर्फ क्या करता है, उसको निर्देश दे देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। अर्थात वह पहले ही छात्रों को कुछ कंटेंट दे दिए, कोई टॉपिक बता दी, कोई विषय बता दिया, और उनको वह कहता है कि आप इसे पढ़ें, समझे, घर से पढ़ के आए। इस तरह से अब छात्र क्या करता है, वह स्वयं इन चीजों को पढ़ता है, और स्वयं जब इन चीजों को पढ़ता है तो उसके सामने जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखी जाती है, और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कशन होता है उस विषय से संबंधित, और इसे ही फ्लिप्ड टीचिंग मेथड कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो शिक्षक है वो कुछ भी पढ़ाता नहीं है, बल्कि जो चीज पढ़ाना होता है उसके रिगार्डिंग वो कंटेंट प्रोवाइड कर देता है, और कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद छात्रों को स्वयं कहता है कि आप इसको पढ़ें, समझे, और जो समझ में ना आए, जो डाउट हो या कोई अदर क्वेश्चंस हो, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखी जाती है। वहां पर फिर डिस्कशन चलता है, डिस्कशन के बाद जो है छात्र की समस्या का समाधान शिक्षक द्वारा कर दिया जाता है। तो इसे ही फ्लिप्ड टीचिंग मेथड कहते हैं। फ्लिप्ड टीचिंग मेथड जो है उच्च स्तरीय जो छात्र होते हैं, कक्षा के जो छात्र होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे ब्लेंडेड टीचिंग मेथड। तो ब्लेंडेड टीचिंग मेथड में आप देखेंगे कि इसे हम मिश्रित मेथड भी या मिश्रित विधि भी कह सकते हैं, मिश्रित शिक्षण भी कहा जाता है। तो ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स करना, यानी कि मिश्रित, तो इसे मिश्रित विधि भी कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में जब कभी भी परंपरागत शैक्षणिक प्रक्रिया में आधुनिक शिक्षण तथ्यों को, तकनीकों को शामिल करके छात्र की समस्या का समाधान किया जाए, तो उसे मिश्रित अधिगम, मिश्रित शिक्षण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षक है वो परंपरागत तरीकों के साथ साथ आधुनिक तरीकों को, आधुनिक तथ्यों को, सूचनाओं को मिक्स करके समस्या का समाधान करता है, जिसे ब्लेंडेड टीचिंग मेथड कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुरानी और नई तकनीक या विधियां जो होती हैं, उनको जोड़कर यहाँ पर पढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सामान्य रूप से जो कोई शिक्षक है वो कक्षा में आता है, पढ़ाता है और चला जाता है, क्योंकि परंपरागत रूप से आप देखेंगे कोई भी शिक्षक वो हमेशा क्या करता है, घर से आया, क्लास में गया, पढ़ाया, समझाया और उसके बाद फिर चला गया। तो ये परंपरागत मेथड थे, कुछ उसने नई तकनीकों को नहीं अपनाया। तो इस तरह से इन परंपरागत तरीकों में जब नई तकनीकों को शामिल करके शिक्षण कार्य किया जाता है, तो उसे ही ब्लेंडेड टीचिंग कहते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि इसमें अन्य विधियों को जोड़ दे, यानी कि परंपरागत विधियों में अन्य विधियों को जोड़ दे। अब स्मार्टफोन से पढ़ाने लग जाए, कंप्यूटर तकनीक को अपना ले, प्रोजेक्टर अपना ले, प्रैक्टिकल चीज को अपना ले। तो अगर इन सभी चीजों को कोई शिक्षक अपना लेता है, तो इसको ही ब्लेंडेड टीचिंग मेथड कहा जाता है। इस तरह से कुल मिला के इसमें परंपरागत विधियों के साथ साथ नई विधियां, नई तकनीक को जोड़कर जब कोई शिक्षण कार्य किया जाता है, छात्र की समस्या का समाधान किया जाता है, तो उसे ही ब्लेंडेड टीचिंग मेथड कहते हैं। और अब हम जानेंगे प्रस्तुतिकरण विधि, जिसको टीवी प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोई शिक्षक छात्रों को टीवी, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से अपनी बातों को बताता है, तो उसे ही प्रस्तुतिकरण विधि कहते हैं। इसमें जो शिक्षक होता है वो चित्र में व्याख्या करता है, स्लाइड्स दिखाता है, मॉडल्स दिखाता है, या फिर अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से शिक्षण उपलब्ध कराया जाए, तो उसे ही प्रस्तुतिकरण विधि कहते हैं। इसमें विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं,
और इसलिए यहाँ पर विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होना लाजमी है। इसका प्रयोग विज्ञान में, गणित में, भूगोल में नहीं किया जाता है, किंतु इस विधि में एक समस्या है। इस विधि में मुख्य रूप से तकनीकी सहारा लिया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें हर एक पार्ट में तकनीकों का सहारा लिया जाता है और तकनीकों का सहारा लिया जाने के कारण ही द्विमार्गीय प्रस्तुतिकरण की संभावना जो यहाँ पर कम हो जाती है, जिसके कारण से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि वन वे टीचिंग या वन वे कम्युनिकेशन होता है और इस वन वे कम्युनिकेशन के कारण जो है छात्र के समक्ष कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और अब हम जानेंगे मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि को समीक्षा विधि भी कहा जाता है, इवैल्यूएशन मेथड इसको कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें आप देखेंगे कि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में जब कभी भी मूल्यांकन विधि, परिचर्चा विधि या अन्य किसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर लिया जाए तो इसके पश्चात इस मूल्यांकन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है और कमियों और दोषों का पता लगने के बाद से वो फिर से शिक्षण प्रक्रिया को जारी करता है। इस तरह से मूल्यांकन विधि का प्रयोग जो है शिक्षण प्रक्रिया की कमियों और दोषों का पता लगाए जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि व्याख्यान, मान लिया कि जो शिक्षक था वो पहले व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है या फिर परिचर्चा विधि का प्रयोग करता है या फिर प्रस्तुतिकरण विधि का प्रयोग करता है। किसी भी विधि का उसने प्रयोग किया और उन विधियों को प्रयोग करने के बाद जब उसका मूल्यांकन किया, छात्र का टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद उसने देखा कि जो छात्र हैं वो सही फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि जो रिजल्ट है वो सही नहीं आया, तो इसका मतलब जो शिक्षण कार्य है वो सही नहीं हुआ, छात्रों ने चीजों को नहीं सीखा। यानी कि छात्रों ने किन चीजों को नहीं सीखा, उनकी कमियों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जब कभी भी शिक्षक पहले विधि का कोई प्रयोग कर लेता है, उसके बाद जो है वो नई विधियों को प्रयोग करता है। इस तरह से इसमें वो जानता है कि क्या इससे जो शिक्षण उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति हो पाई, समस्या का समाधान हो पाया या नहीं हो पाया। यदि नहीं हुआ समस्या का समाधान तो फिर मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात किसी अन्य विधि का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस तरह से आपको मूल्यांकन विधि भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली विधियों को जानेंगे। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है उनको जरूर देखें। उनमें तमाम तरह की विधियों के बारे में बताया गया है, शिक्षण उद्देश्य बताए गए हैं, तकनीक बताई गई है। वो सभी आपके एग्जाम्स में आना कंपलसरी होता है, उनसे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही रहे हैं और हमेशा ही आएंगे। तो इस तरह से आप उन चीजों को देखें, समझें और जानें। साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर देखें और जानें कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।